Okay, hello everyone. Okay, today we are going to discuss about most probable velocity. तो most probable velocity को हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से कैसे डेराइव करते हैं, तो उसको आज हम फाइंड आउट करेंगे। जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है उसकी इक्वेशन हमें पता है, वो होती है अल्फा इज इक्वल टू √2RT/m। ठीक है, तो मुझे इस इक्वेशन को किससे निकालना है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो मैक्सवेल ने इक्वेशन दी थी, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़। तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़ के अकॉर्डिंग जो इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन है, dNc/n इज इक्वल टू 4π इंटू m/2πRT होल पावर 3/2 e⁻⁻mc²/2RT c²dc। तो मैक्सवेल ने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको ये एक इक्वेशन बताई थी जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी कर्व को डिफाइन करती है। तो इस इक्वेशन से हम जो अल्फा है √2RT/m, इस इक्वेशन को कैसे डेराइव करेंगे। तो जो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है वो होती है कि जो मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिस वेलोसिटी को पोजेस करते हैं उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी डिफाइन करते हैं। तो इस इक्वेशन के बेसिस पे आप इसको कैसे डेराइव करेंगे, आज हमें इसको निकालना है। तो देखो, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं हम किसी इक्वेशन का। तो मैथमेटिक्स में अगर आपको किसी का मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, जो ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है इसके लिए इसको मैं एक बार रीराइट करता हूँ। कैसे रीराइट करते हैं, हम जो DC है इसको इधर शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो इक्वेशन रीराइट होने के बाद क्या बनेगी, 1/n dNc/n इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4π m/2πRT होल पावर 3/2 e⁻⁻mc²/2RT इंटू c²। तो ये वाला जो फैक्टर है इसको हम डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। इसको हम डिफाइन करेंगे प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, मतलब कि वो c वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैसियस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, ये उसको डिफाइन कर रहा है। तो यहाँ से मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ, दिस p इज इक्वल टू 4π इंटू m/2πRT पावर 3/2 e⁻⁻mc²/2RT इंटू c²। तो ये आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर की इक्वेशन मिल गई है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल। तो आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर पता है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम मैथमेटिकली कैसे यूज करेंगे। मैथमेटिकली हमें क्या करना है, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को निकालना है। मैक्सिमा और मिनिमा की हम कंडीशंस को निकालेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशंस को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। किसकी मैक्सिमा मिनिमा निकालना है हमें, इस वेलोसिटी का। तो मतलब हमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मिल जाएगी उससे। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। c से हम वेलोसिटी को लिखते हैं, इसको मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी फैक्टर। दिस इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर। तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर को हम क्या करेंगे, c के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे और इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर आपने यहाँ ऊपर निकाल रखा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं और इसको c के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। ओके, पुट करते हैं इसको, d/dc ऑफ 4π इंटू m/2πRT पावर इसकी 3/2 रहेगी e⁻⁻mc²/2RT इंटू c²। ठीक है, इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसको। अब देखो डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो डिफरेंशिएशन के अंदर देखो जी 4π m/2πRT पावर 3/2 ये वाला फैक्टर क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को मैं क्या करता हूँ, डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लेता हूँ। तो कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 4π इंटू m/2πRT की पावर
3/2। देखो टी कांस्टेंट है क्योंकि हम जो ये डिफाइन करते हैं मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज़, ये किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे बात करते हैं। अगर आप टेम्परेचर को वेरी कराओगे तो टेम्परेचर वेरी होने से इसके जो कर्व है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, वो हमारा चेंज हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या रखना है, टेम्परेचर को कांस्टेंट। तो इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसको मैंने पूरे फैक्टर को क्या मान लिया, कांस्टेंट। ये डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा और साथ में क्या बचेगा, d/dc ऑफ अंदर आपके पास -mc²/2 RT और ये c²। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वल टू हो जाएगा 0। तो यहाँ से देखो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को मैं राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट करूँगा तो 0 ये वाला पूरा फैक्टर जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, दोबारा से क्या बन जाएगी आपके पास, ये d/dc e⁻−mc²/2 RT इंटू c²। ठीक है, इसको उधर लेके जाएंगे तो 0/समथिंग क्या होता है, 0। तो ये फैक्टर क्या बन जाएगा आपका, ओवरऑल फैक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये देखो क्या है आपके पास, ये क्या बन गया आपके पास, एक तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये वाला, और दूसरा क्या है, ये वाला फंक्शन। और डिफरेंशिएट किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं हम, इसको c के विद रिस्पेक्ट। तो देखो आपके पास ये दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है और इसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो देखो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ कि हम क्या यूज करेंगे, यूजिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ, जैसे मान लिया हमारे पास d/dx ऑफ u और v फंक्शन, मेरे पास दो फंक्शन है, इनको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको चलो फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं अभी यहाँ पे हम। ठीक है, आपके पास u v दो फंक्शन है, उनको आप मान लिया x के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को u को एज इट इज रखेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, प्लस करेंगे, v को इस बार एज इट इज रखेंगे और u का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मतलब मैं इस फॉर्मूले का यूज करूंगा यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। मतलब मैंने क्या किया है, मेरे पास दो फंक्शन है u और v, उनको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ v का डिफरेंशिएशन, फिर v को एज इट इज़ रखा है मैंने u का डिफरेंशिएशन। ठीक है, एक तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। एक आपको ये पता होना चाहिए कि d/dx ऑफ x की पावर अगर n हो, अगर x की पावर n है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है कि n जो पावर होती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं इनटू x और उसकी एक पावर हम वहाँ पे कम करके लिखेंगे। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x की पावर n-1। ठीक है, एक इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। एक फॉर्मूला मैं और बता दे रहा हूँ यहाँ पे आपको, d/dx ऑफ e की पावर x। अगर आपको e की पावर x का डिफरेंशिएशन करना है तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x खुद रहेगा। मतलब e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x। अगर सपोज करो यहाँ पे d/dx ऑफ e की पावर x क्यूब हो जाता है, यहाँ पे मान लिया मेरे पास e की पावर एक्स क्यूब, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखो इसको आप क्या मान के चलेंगे कि ये फंक्शन कैसा है आपका, e की पावर x है। ठीक है, तो e की पावर x अगर आप इसको अज्यूम करते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, e की पावर x, मतलब लिखना आपने क्यूब ही है तो e की पावर x क्यूब, ये वाला तो एज इट इज रहेगा। लेकिन जो पावर में होता है उसका फिर से हमें डिफरेंशिएशन करना होता है, तो हम क्या करेंगे, d/dx ऑफ जो पावर है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। अब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ से आपके पास ही क्या बन गया, x की पावर 3, x की पावर 3 मतलब x की पावर n, इसकी जैसा डिफरेंशिएशन हो गया है। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा मेरे पास, e की पावर x क्यूब, ये तो रहेगा और मल्टीप्लिकेशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर को आगे लेके आएंगे और एक पावर हम इसकी कम करके लिखेंगे तो क्या बनेगा 3x²। तो अब ये इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया है। तो मतलब इसको अगर रीअरेंज करके लिखूँ तो ये लिखूँगा मैं इसको 3x² e की पावर x क्यूब। तो मतलब e की पावर x क्यूब है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x² इंटू e(x क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया कि u दो फंक्शन का अगर मल्टीप्लिकेशन है तो उसको हम किस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। x की पावर n का क्या डिफरेंशिएशन होता है, हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका यूज करेंगे। उसके बाद e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ने वाली है इस इक्वेशन को सोल्व करने में। और मैंने अगर
एक्स की सॉरी ई की पावर एक्स के जगह पे ई की पावर समथिंग कुछ और अलग हो तो उसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो वही रहेगा, लेकिन जो पावर होती है उसको फिर से डिफ्रेंशिएट करना हमें पड़ता है। तो यहाँ पे एक्स क्यूब था, तो एक्स क्यूब को मैंने फिर से डिफ्रेंशिएट किया है, तो मेरे पास वो क्या बन रहा है, उसका डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर। ठीक है, उसको रीअरेंज करने के बाद जो मेरे पास फाइनली जो इसका डिफ्रेंशिएशन की जो वैल्यू आती है वो आती है 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। क्लियर है। तो अब इन चीज़ों का हम यूज करने वाले हैं हमारी इस फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, उसको मैं फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पे डी बाई डी सी ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT और इनटू क्या है इसके साथ में सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन माना था, मैंने इसको दोबारा से राइट कर लिया यहाँ पे। अब इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, देखो ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT एक फंक्शन तो ये हो गया, दूसरा फंक्शन क्या हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास u हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया v। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को पहले हम डिफ्रेंशिएशन को सोल्व कर लेते हैं, बाद में इसको इक्वल टू 0 पुट हम कर लेंगे, वहाँ से इसको कंपेयर करके हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं इस इक्वेशन में इस लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करने के लिए क्या करना है, हमें इसके ऊपर uv वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसको u मान रहा हूँ, इसको मैं v मान के चल रहा हूँ, मतलब e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT यहाँ पे u हो जाएगा, इसको हम u मान लेंगे और इसको v मान लेते हैं। ठीक है, अब करना क्या है, u फंक्शन को एज इट इज रखना है, e की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT मेरे पास एज इट इज रहेगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन किसका हो जाएगा, डी बाई डी सी ऑफ सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर प्लस। ठीक है, उसके बाद सी स्क्वायर वी मतलब जो फंक्शन है उसको एज इट इज रखेंगे, तो मतलब सी स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे और डी बाई डी सी ऑफ किसका ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं बाद में पुट कर लूँगा, इक्वल टू मैं 0 यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं इसको पहले इक्वेशन को। ठीक है, या आप लिख भी सकते हो इक्वल टू, चलो इसको 0 साथ साथ हम पुट करते भी जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। यहाँ से देखो ये तो डिफ्रेंशिएशन से बाहर है, तो ये टर्म तो एज इट इज रहेगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे देखो सी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर को आगे लिखेंगे और एक पावर कम करके लिखेंगे। तो हम इसको सोल्व करते हैं, ई की पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT ये फैक्टर एज इट इज रहेगा और इसको सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा ये, इसके साथ में 2 पावर आगे एक पावर कम करके लिखेंगे तो सी की पावर 1, तो इसको मैं सी लिख सकता हूँ। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2C। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर इस बार यहाँ एज इट इज है, इसको देखो ई की पावर में माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT है, तो इसको मैं सारे को क्या मान लेता हूँ कि ये x है। ठीक है, ये क्या है आपका x, तो ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x, लेकिन जो लिखा हुआ है मैं उसको एज इट इज लिखता जाऊँगा, x की जगह पे जो है वही फैक्टर हम लिखेंगे। तो ई की पावर x की तरह ये बिहेव करेगा और ई की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x, तो मैंने उसको एज इट इज लिख दिया। साथ में फिर मैंने क्या बताया था कि जो डिफ्रेंशिएट करते हैं जो पावर में टर्म होती है उसको हम डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे, तो डी बाई डी सी ऑफ माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT ये जो पावर है इसका भी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, इसको इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT इंटू 2C प्लस ये सी स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो m कांस्टेंट है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ वेरिएबल कौन है यहाँ पे सी स्क्वायर, तो माइनस m बाई 2RT इसको मैं डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल लेता हूँ। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, डी बाई डी सी किसका हो जाएगा, सिर्फ सी स्क्वायर बचेगा, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम डिफ्रेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो वेरिएबल जो बचा वो क्या बचा यहाँ पे सी स्क्वायर, तो उसका डिफ्रेंशिएशन हम करेंगे, तो यहाँ से ये बनेगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो वापस से इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, सेम इक्वेशन। ठीक है, तो इसको लिखते हैं ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT इंटू 2C
प्लस सी स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT, ठीक। और यहाँ पे बनेगा माइनस एम बाई 2RT, ठीक है। और सी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन पावर को आगे लिखेंगे, एक पावर कम करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 0। तो अब देखो जो हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन थी इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब जब डिफ्रेंशिएशन इसका कंप्लीट हो गया तो अब क्या करना है, इस मैथमेटिकल इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखो इसमें ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT इस वाले पार्ट में भी है, ये पूरी की पूरी एक इक्वेशन है, ये पूरा एक इक्वेशन है। इसमें ये वाला पार्ट यहाँ पे भी है, इसमें कॉमन है, यहाँ पे 2c यहाँ पे भी है। तो मैं जो कॉमन पार्ट है उसको बाहर निकाल लेता हूँ, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा यहाँ से 2c इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT, इसको मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो पूरा का पूरा फैक्टर बाहर चला गया, तो यहाँ पे तो क्या बच गया 1, फिर माइनस, देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो ये साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ से ये वाला फैक्टर बाहर चला गया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है सी स्क्वायर, क्या बचा हुआ है यहाँ पे सी स्क्वायर और m बाई 2RT, तो यहाँ पे बचा हुआ है सी स्क्वायर इंटू एम बाई 2RT। ये वाला बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, तो सिर्फ ये वाला फैक्टर बचा हुआ है इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे ये 0। बात समझ आ रही है यहाँ तक सबको। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो ये 2 है कांस्टेंट, आप इसको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो ये वाला पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। या फिर मैं यहाँ से क्या कहूँगा, इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। जो इक्वेशन सेकंड है इसमें आप देखो 3 फैक्टर्स हैं, एक तो ये वाला फैक्टर है आपके पास, एक फैक्टर ये वाला हो गया और एक ये कंप्लीट फैक्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब इन 3 फैक्टर का क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन दिखाई दे रहा है। मतलब आपके पास ये मान लेते हैं a है, ये b है और ये c है, तो a b c का प्रोडक्ट किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो अब इस इक्वेशन को अगर आपने 0 के बराबर अज्यूम करना है तो किसकी वजह से ये 0 होनी चाहिए, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस बनती हैं, यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। यहाँ पे कितनी बनेंगी हमारे पास 3 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो c है ये वाला फैक्टर आपका इक्वल टू 0 हो जाए। अगर c की वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगी 0, तो 0 से आप इस पूरे फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या वैल्यू क्या बनेगी आपकी इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो मतलब पहला तो ये हो सकता है आपका कि c मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर c आपका 0 के बराबर है तो ये कंप्लीट इक्वेशन आपको क्या देगी 0 आंसर देगी, तो मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड क्या हो सकता है कि e रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT, ये वाला फैक्टर है, सेकंड फैक्टर ये, अगर ये 0 हो जाए, अगर ये फैक्टर 0 हो जाएगा तो भी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 0 बन जाएगी। और थर्ड फैक्टर क्या है 1 माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT, ये वाला फैक्टर आपका अगर 0 के बराबर हो जाए तो भी इक्वेशन क्या बनेगी आपकी 0 बनेगी। अब बात आती है कि इन तीनों कंडीशन में से कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये इक्वेशन आपकी 0 होती है। तो आपको पता है कि जब हम किसी गैसीय सिस्टम की बात करते हैं तो गैसीय सिस्टम में ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वेलोसिटी 0 होती है वो बहुत ही रेयर चांसेस हैं। तो मतलब C अगर आपका 0 के बराबर है तो ऐसे मॉलिक्यूल की पॉसिबिलिटी क्या है वहाँ पे 0 है। तो मतलब ये किसकी कंडीशन होगी, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ये मिनिमा की कंडीशन है। और अगर ये वाला फैक्टर आपका इक्वल टू 0 है, ई रेज टू पावर माइनस एम सी स्क्वायर बाई 2RT, अगर ये 0 है तो ये तभी 0 हो सकता है जब C की वैल्यू क्या हो जाए इनफाइनाइट। अगर C आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो यहाँ से ये वाला फैक्टर ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। भाई यहाँ पे C को हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ओवरऑल ये फैक्टर क्या बनेगा आपका इन्फिनिटी, ठीक है। तो ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0 के बराबर। तो इसका मतलब 2 कंडीशन बढ़ रही है। देखो फर्स्ट कंडीशन तो क्या कह रही है कि जो गैसेस सिस्टम में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी 0 है, और सेकंड कंडीशन क्या कह रही है कि मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी इनफाइनाइट। तो ये दोनों कंडीशंस तो आपकी पॉसिबल नहीं होती हैं। तो मतलब हमारे पास क्या बचता है कि C की कंडीशन 0 हो ये वाली पॉसिबिलिटी और C आपका इनफाइनाइट हो जाए, तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत ही रेयर है। तो मतलब हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि C आपका हम ये समझ सकते हैं कि जो आपकी फर्स्ट कंडीशन है और जो सेकंड कंडीशन है इनकी वजह से जो आपकी सेकंड इक्वेशन है ये 0 नहीं होगी। तो बची पॉसिबिलिटी क्या हमारे पास, जो थर्ड कंडीशन है
हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है इसकी वजह से हमारी इक्वेशन क्या होगी, 0 बनेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन का यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ से अगर आपके पास ये फैक्टर इक्वल टू 0 है तो मतलब मैं इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस mc² बाई 2RT वाला फैक्टर आपका क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों फैक्टर आपके 0 और इन्फिनिटी नहीं हो सकते, क्योंकि गैसेस मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी 0 और इनफाइनाइट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ से हमारे पास 1 माइनस mc² बाई 2RT वाला फैक्टर क्या होना चाहिए, 0। तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर ये इक्वल टू 0 है तो मैं इसको लिखूंगा माइनस mc² बाई 2RT मस्ट बी इक्वल टू -1। इस 1 को उधर लेके जाऊंगा तो -1 हो जाएगा। अब माइनस से माइनस को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, ये mc² बाई 2RT इज इक्वल टू 1 बन गया। तो यहाँ से मैं c² की वैल्यू अगर निकालूँ तो c² किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से c² इज इक्वल टू हो जाएगा, इस 2RT को मैं उधर लेके जाऊँगा तो ये 2RT 1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 ये 2RT ही बनेगा, और डिवाइडेड बाई m को मैं नीचे लेके आऊँगा। तो यहाँ से मैं इसको c² को अगर फाइंड आउट करता हूँ तो c² की वैल्यू मेरे को क्या मिल रही है, यहाँ पे 2RT बाई m। ठीक है, अब इसको c के लिए अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या करना है, मेरे को दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा तो ये तो c बचेगा, और इधर इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये बनेगा 2RT बाई m। तो यहाँ से जो c मेरे को मिल रहा है तो c की वैल्यू क्या मिलेगी, c इज इक्वल टू 2RT बाई m। तो ये वैल्यू, इसी c को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा, क्योंकि यहाँ से हमने क्या निकाला है, इसको मैक्सिमा की कंडीशन निकाली है। मैक्सिमा की कंडीशन निकाली है मीन्स मैंने क्या किया था कि जो मेरे पास प्रोबेबिलिटी फैक्टर था उसको मैंने वेलोसिटी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करके उसको 0 के बराबर पुट कर दिया। तो वहाँ से मेरे को क्या मिल जाता है, उस वेलोसिटी का मैक्सिमा। तो यहाँ से मेरे को ये क्या मिली है, c की वैल्यू मिली है। तो ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है कि जो हमारे पास जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व के अंदर जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर था उससे हमने क्या निकाल लिया, उसकी मैक्सिमा की कंडीशन को निकाल लिया है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको देखते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कर्व हम देखते हैं जिसमें इस एक्सिस पे हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर को दिखाते हैं और इस वाली एक्सिस पे हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं, तो वहाँ से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी इक्वेशन के बेसिस पे जो आता है ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है। तो ये वाली जो वेलोसिटी होती है ये किसको बता रही है, ये cm लिखूँ या मैं इसको अल्फ़ा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी है ये इसकी क्या होगी, मैक्सिमम कंडीशन होगी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी इक्वेशन को मैंने क्या किया था, d/dc ऑफ p, मैंने प्रोबेबिलिटी फैक्टर को डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 पुट किया था। तो मैथमेटिकली अगर आपको किसी का मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको उस फैक्टर के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और वहाँ से उस वेलोसिटी, यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करें तो हम उसकी क्या निकाल लेते हैं, मैक्सिमा की कंडीशन। तो यहाँ से मैंने वही किया है जो आपको फर्स्ट इक्वेशन थी ऊपर दिखाई दे रही है, इससे हमने क्या निकाला, इसको डिफरेंशिएट किया। तो यहाँ से मेरे पास 3 कंडीशन बनी थी, उनमें से तो जो कंडीशन एप्लीकेबल है वो कौन सी है, थर्ड वाली। तो थर्ड वाली कंडीशन के बेसिस पे अगर मैंने इसको c को कैलकुलेट किया है तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 2RT बाई m का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू, मतलब दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड ए मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेशन के बेसिस पे हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को डेराइव कर लिया है। तो ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस इक्वेशन के बेसिस पे आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि आपके पास अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो आपको यहाँ से दिखाई भी दे रहा है कि जो अल्फ़ा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये अल्फ़ा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट t, मतलब टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं, आपको इन्हें याद रखना है। थैंक यू।